My name is Muhammad Zafatab, and today I'm going to present our topic of engineering economics from chapter 1 to chapter 13 overview and followed by a case study. So इस प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है फार्मूलाज डिस्कस करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंजीनियर्स रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह लेते हैं. So let's begin. So this is our presentation roadmap for today. So we will discuss the engineering techniques. In second part, we will apply all these techniques on a 50 megawatt solar power plant case study. So first of all, what is engineering economics? So सिंपल वर्ड में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का मतलब है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवेल्युएट करना. सो फॉर एग्जांपल, इमेजिन एक फैक्ट्री, दो सीएनसी मशीन उन्हें मिल रही हैं. दोनों सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनाती हैं, लेकिन पहली मशीन की कॉस्ट 20 मिलियन रुपीज है और दूसरी की 15 मिलियन. सो कंपनी जो है ऑब्वियसली वही चूज करेगी जिसकी प्राइस कम है, लाइक 15 मिलियन वाली को ही प्रेफर करेगी, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट कम होगी और जो है ना हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा. So next, this is the important concept in engineering economics, which is the time value of money. So इस कंसेप्ट का सिंपल मतलब ये है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है. क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर आज आप 1 लाख रुपीज बैंक में 10% एनुअल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, तो एक साल बाद वो 1,10,000 रुपीज बन जाएंगे. सो इसी कंसेप्ट को जो है ना हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो. कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे पास स्टार्ट होता है तो उसकी मेन चीज अगर हम कह लें या स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास कैश फ्लो होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो हमारे पास सिंपली कंपनी के अंदर आने वाला पैसा और बाहर जाने वाले पैसे, ठीक है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 50 मिलियन रुपीज की मशीन खरीदती है तो ये कैश आउटफ्लो होगा. अगर वही मशीन 10 साल में 10 मिलियन रुपीज का प्रॉफिट देती है तो वो कैश इनफ्लो होगा. सो अगला कंसेप्ट हमारे पास इकोनॉमिक इक्विवेलेंस है. इसका मतलब है कि आज के 1 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर के अगले एक साल बाद 1,10,000 रुपीज बन जाएंगे विद 10% इंटरेस्ट रेट. सो आखिर में हमारे पास आखिरी कंसेप्ट है जो क्या है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस. सो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल अमाउंट पर लग रहा होता है, जबकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के साथ साथ पिछले जो हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं उन पर भी लग रहा होता है. सो इसलिए इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट है हमारे पास 6 फंडामेंटल फैक्टर्स. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप इन्हें कह लें या फंडामेंटल फैक्टर्स कह लें. ये फैक्टर ना अलग अलग कैश फ्लो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं. लाइक आपको फार्मूला याद रखने की ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि समझना ज्यादा जरूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर यूज होगा. सो हाँ, लेट्स से अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद 5 मिलियन रुपीज की कार खरीदना चाहते हैं, तो ए बाई आर फैक्टर आपको बताएगा कि अगर आपको आपके पास 5 साल हैं तो कितने साल सेविंग करेंगे तो आप वो 5 मिलियन रुपीज की जो है ना कार खरीद सकेंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है. सो अब तक हम एज्यूम कर रहे थे कि लाइक हर साल का जो कैश फ्लो है वो सेम रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में या रियल लाइफ में कॉस्ट और रिवेन्यूज टाइम के साथ साथ जो है ना वो हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं. सो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम ग्रेडियंट सीरीज यूज कर रहे होते हैं. इसमें हमारे पास अरिथमेटिक ग्रेडियंट आ जाता है और ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट आ जाता है. अरिथमेटिक ग्रेडियंट ये है कि हर साल जो है ना फिक्स अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है. एंड दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट है जहां पर हमारे पास फिक्स अमाउंट नहीं, परसेंटेज के लिहाज से इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है. एग्जाम्पल अगर हम लें तो हर साल अगर हमारे पास 20,000 रुपीज जो है हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो अरिथमेटिक ग्रेडियंट आ जाएगा. एंड दूसरी तरफ अगर बिजली के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जिसमें 5% इंक्रीज आ रहा है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, वहां हम ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट यूज कर रहे होंगे. ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए. सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस. सो नॉमिनल इंटरेस्ट वो होता है
जो बैंक एडवर्टाइज करता है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट विद मंथली कंपाउंडिंग ऑफर करता है, तो जो हमारे पास 12% है वो सिर्फ नॉमिनल रेट है। मंथली कंपाउंडिंग की वजह से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 12.68 बन जाता है। सो जिसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस। सो लाइक जो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस है वो हमारे पास इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की लाइक सबसे इम्पोर्टेंट एवेल्यूशन टेक्निक है। सो इस में होता ये है कि हम प्रोजेक्ट्स को की फ्यूचर कैश फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो को जो है आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उनको फेयर बेसिस पे जो है ना हम कंपेयर कर सकें। सो डिसीजन रूल इसमें यही है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव या जीरो हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से एनुअल वर्थ भी हमारे पास सेम है। ये हमें ये बताता है कि लाइक प्रोजेक्ट एवरेज बेसिस पर हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। सो अगर एनुअल वर्थ प्रॉफिट हो तो प्रोजेक्ट हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है। और लाइक अगर मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं तो हम वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसकी एनुअल वर्थ जो है वो हमारे पास हाईएस्ट होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। सो रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है वो प्रोजेक्ट। सो इसमें डिसीजन रूल जो है वो हमारे पास ये होता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की मार से ज्यादा या उसके बराबर हो तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कम हो तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की मार्क जो है वो 10% है और प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट कंपनी की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एंड पब्लिक सेक्टर डिसीजन। सो ये मैटर ज्यादातर हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। इसमें जो है ना प्रॉफिट को सिर्फ नहीं देखा जा सकता देखा जाता, बल्कि इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक को कितना बेनिफिट हो रहा है। सो लाइक सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना हमें ये चीज बता रही होती है कि प्रोजेक्ट का बेनिफिट उसकी कॉस्ट के मुकाबले में कितना है। सो अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1 या उससे ज्यादा हो तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है। सो नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंसिंग रिप्लेसमेंट एंड कैपिटल वेस्टिंग। सो इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसमें हम जो है ना कंपनीज जो है वो प्रोजेक्ट को डेबिट यानी बैंक के लोन्स और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाकर फाइनेंस करती हैं। इसी फाइनेंशियल कॉस्ट को हम जो है ना वेटेज एवरेज कॉस्ट कहते हैं, जिसकी बेसिस पर जो है ना कंपनी का मार्क डिसाइड किया जा रहा होता है। सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट एनालिसिस, जो इंजीनियर्स को ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि लाइक पुरानी मशीन को कंटिन्यू रखना है या जो है उसको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैपिटल बजटिंग। ये तब यूज होता है जब कंपनी के पास लिमिटेड बजट हो। फॉर एग्जांपल, अगर 5 साल का प्रोजेक्ट जो है ना लाइक सॉरी 5 प्रोजेक्ट अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो बजट सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो लाइक सबसे ज्यादा हमें वैल्यू या रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, जो कि हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक पीरियड है। सो ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल जो है हमारे पास कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है, यानी हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना कोई लॉस हो रहा होता है। एंड सेकंड वन है हमारे पास पे बैक जो है पीरियड। वो हमें ये बताता है कि लाइक हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन जो है वो लाइक उसकी कॉस्ट है 10 मिलियन रुपीज, और वो हमें जो है ना हर साल लाइक से वो दे रही है 2 मिलियन रुपीज प्रॉफिट दे रही है, तो उसका पे बैक पीरियड हम फाइंड करेंगे जो कि 5 ईयर्स होगा। सो लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि जो हमारे पास पे बैक पीरियड है वो लाइक सिर्फ स्क्रीनिंग टूल है। फाइनेंशियल फाइनल डिसीजन के लिए जो है ना हमें प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ और रेट ऑफ रिटर्न जैसे मेथड को यूज करना पड़ेगा, ताकि हमें जो है ना एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मिल सके। सो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है हमारे पास इंडस्ट्रियल केस स्टडी। इस प्रोजेक्ट में ना
मेनली है कि हमारे पास एक कंपनी है जो 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहती है। सो इसका प्रोजेक्ट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चूज करना है। सो प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट है $175 million एंड इसका मार है 10%, और एक्सपेक्टेड लाइफ है हमारे पास 25 to 30 years। सो थ्री हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे एंड हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास CSI फोटो वोल्टिक, सेकेंड है थिन फिल्म CDTE, और थर्ड है हमारे पास लाइक सोलर CSP सोलर थर्मल। सो हर ऑप्शन की इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट लाइक डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट सबसे कम है, बी की सबसे सॉरी प्रोजेक्ट ए की सबसे इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे कम है, प्रोजेक्ट बी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे पास सबसे कम है, और जो उसकी रिवेन्यू कॉस्ट है उसका बेस्ट हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। जबकि जो है अल्टरनेटिव सी है, उसकी हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट और रिवेन्यू दोनों सबसे ज़्यादा है। सो सिंपल अगर हम देखें तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, लाइक उस वक्त सिर्फ हम ये नहीं देख रहे होते कि लाइक उसकी प्राइस कितनी है, बल्कि हम उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी लाइक लॉन्ग टर्म वैल्यू भी कंपेयर करते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह हम ये तीन अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करना बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टरनेटिव ए का कैश फ्लो डायग्राम देखते हैं। सो अल्टरनेटिव ए जो है ईयर जीरो पे कंपनी हमारे पास $40 million जो है वो हमारे पास इन्वेस्ट करती है, और लास्ट ईयर में हमें एनुअल कैश फ्लो के साथ स्लैबेज वैल्यू भी रिसीव हो गई है। ठीक है, सो इन तमाम कैश फ्लो को जो है ना हम P/E और P/F फैक्टर की हेल्प से हम जो है इस पे प्रेजेंट वैल्थ एनालिसिस लगाएंगे और आज की वैल्यू में से कन्वर्ट करेंगे। सो जिससे हमें हमें जो वैल्यू मिलती है वो है $21.54 million। सो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ जो है वो पॉजिटिव है। सो हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट ए जो है वो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है। लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए जो है ना हम प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव बी और सी को भी चेक करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एनुअल वर्थ सॉरी प्रेजेंट वर्थ हमने अल्टरनेटिव बी की भी फाइंड की एंड सी की भी फाइंड की। सो अल्टरनेटिव बी की जो प्रेजेंट वर्थ है वो सबसे हाईएस्ट है, जिसका मतलब ये है कि जो है ना अल्टरनेटिव बी जो है वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। इसी तरह जो है हमारे पास एनुअल वर्थ भी हमें यही सेम रिजल्ट देता है कि अल्टरनेटिव बी की जो है ना एनुअल वर्थ सबसे ज्यादा है। तो ये जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए, कंपनी को ज्यादा बेनिफिट देगा। अब हम इस पे रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस हम इसे वेरीफाई करते हैं। तीनों अल्टरनेटिव का जो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की मार जो कि हमारे पास 10% है उससे ज्यादा आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि तीनों का जो है ना हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम देखें इंक्रीमेंटल और बेस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को, तो वो हमें दोनों ये शो कर रही हैं कि प्रोजेक्ट बी जो है वो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। सो इसी लाइक इसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना वो भी सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि अल्टरनेटिव बी जो है वो हमारे पास बेस्ट चॉइस है सिलेक्ट करने को। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो इसका पर्पस लाइक हमारे पास ये चेक करना होता है कि अगर जो है ना मार्केट कंडीशन चेंज होती है, जैसे कि रिवेन्यू या हमारे पास इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो क्या हमारा डिसीजन फिर भी सही रहेगा। सो इसमें अल्टरनेटिव बी को डिफरेंट मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और रिवेन्यू के सिनेरियो के अंदर जो है ना टेस्ट किया है, जिससे हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं कि रिवेन्यू जो है वो 20% तक कम होना, या इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास इंक्रीज होने के बाद भी जो है ना हमारे पास प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वर्थ आ रही है वो हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो है ना हमारे पास अल्टरनेटिव बी है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि मार्केट चेंज होने के साथ साथ जो है ना काफी लाइक रिलायबल और रिजिलियंट भी है। अब हम देखेंगे इसका ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक एनालिसिस। सो
इस प्रोजेक्ट में जो है ना हमारे पास अल्टरनेटिव बी की जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जो ब्रेक डाउन रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो है ना ये फाइनेंशियली सेफ प्रोजेक्ट है हमारे पास। सो अब हम देखते हैं इसका पे जो है अल्टरनेटिव बी का सिंपल पे बैक जो है वो 6.3 ईयर्स है, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक 8.1 ईयर है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जो है हमारे पास कंसिडर हो रही है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम अपनी जितनी भी हमने चीज़ें फाइंड की हैं उन्हें कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि तमाम जो टूल्स हमने यूज़ किए हैं, कंपेयर किया, उससे हमें यही पता चला कि अल्टरनेटिव बी जो है, जो कि हमारे पास थिन फिल्म सीडीटी है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। उसका प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ, जो है रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी से भी हमने ये देख लिया कि वो काफ़ी रिलायबल है। सो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर सकते हैं कंपनी को एज एन इंजीनियर कि अल्टरनेटिव भी जो है ना उसमें इन्वेस्ट करें, वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी और कॉस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू भी जो है ना हमारे पास प्रोवाइड करेगी। सो सो ये था हमारे पास आज की केस स्टडी। सो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन बाय सेइंग दैट like engineering economics is not just about formulas and calculation. It is also about making smart engineering decision. So आज हमने क्या सीखा, आज हमने जितने भी टूल्स सीखे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ, उन सबको हमने अप्लाई भी किया एक केस स्टडी से, जिससे हमें ये पता चला कि ये सारे एनालिसिस कैसे एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट को चूज करने में, एवेल्युएट करने में और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो देखने में हमें मदद देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।